यूपीटीटी मैथ पेपर में 30 के 30 प्रश्न आप सही करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं यूपीटीटी परीक्षा जो आपकी 2011 में हुई थी, उसके गणित के सभी प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको जो है 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्न जो यूपीटीटी परीक्षा में पूछे गए मैथ के, उसको हमने करा दिया है। ये हम लोग की क्लास नंबर दूसरी है। हम लोग 106 नंबर प्रश्न से यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हम आप अगर हमारी आप क्लास देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया था 105 तक। ठीक है, जो यूपीटीटी 2011 के जो बचे हुए 15 प्रश्न थे इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यदि आप भी यूपीटीटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और तो आपको एक्सेस तो करना ही पड़ेगा। आपको जितने भी यूपीटीटी के पेपर हैं 2011 से लेकर के 2022 तक सभी पेपर के गणित के प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न गणित में आते हैं, क्योंकि आप यूपीटीटी 2026 का परीक्षा देंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कई बार इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा? तो एक टंकी है, कैसी टंकी है भाई? आयताकार टंकी है, उसमें जल भरा हुआ है। तो क्या आपको पता है ये जो आयताकार टंकी होती है ये कैसी होती है? तो आयताकार जो टंकी होती है ये घनाभ की तरह होती है। कैसी होती है? घनाभ की तरह। आप कहेंगे सर घनाभ कैसा होता है? तो ये आपका देखिए घनाभ है। क्या है ये? घनाभ है। इस तरह से आपका घनाभ बनता है। ये है आपकी आयताकार टंकी। यही क्या है हमारे पास? आयताकार टंकी है, इसमें जल भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? आपका जल भरा हुआ है। अरे भाई जल निगम, जो जल निगम अभी बन रहे हैं, बहुत सारे जल निगम में देखे होंगे तो आयताकार ही तो टंकी बन रही है बहुत जगह। तो ये आयताकार टंकी है, इसमें जल भरे हुए हैं। तो ये जो आयताकार टंकी है ना भाई, घनाभ की जैसी है। तो ये जो होता है ये इसको लंबाई बोलते हैं, और ये जो है आपका ये क्या होता है? चौड़ाई होता है। और ये टंकी की क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो घनाभ में जो आयताकार टंकी होगी उसमें 3 चीज होती है। एक लंबाई होगी ऐसे, फिर ये चौड़ाई होगी, और ऐसे इसकी जो ऊंचाई, जो पानी की गहराई होती है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न में एक चीज इसने दिया है कि इसकी जो लंबाई है 6 है, तो यहाँ पे L = 6 लिख लेंगे। यहाँ कह रहा है चौड़ाई 2.4 मीटर है, तो यानी यहाँ पे 2.4 मीटर लिख लेंगे। यहाँ पे उसने कहा है गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई। गहराई का मतलब क्या होता है? गहराई का मतलब ही होता है ऊंचाई, मतलब हाइट। हाइट कितनी हमारे पास यहाँ पे दिया है? इसकी 1 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो टंकी है इसमें जल का आयतन क्या, बताइए। तो आपको हम बता दें घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है घनाभ के आयतन का। घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है यहाँ पे L × B × H हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? L × B × H होता है। तो यहाँ पे देखिए L क्या दिया हुआ है? L हमारा 6 दिया है, तो यहाँ पे L के जगह 6 रख लेंगे इंटू B। B कितना दिया है? 2.4, तो 2.4 रख लेंगे इंटू H। H कितना दिया है? 1 दिया है, गुणा कर लेते हैं। देखिए 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौको 24, 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। एक का तो कोई मतलब नहीं है, 14.4 मीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाता है। तो इस पूरे टंकी में, ये जो टंकी है इसमें आपका इतना पानी भरा हुआ है 14.4, ये जो है जल का आयतन हो गया। क्या हो गया? जल का आयतन। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आधा भरा हुआ है, ये तो पूरा भरा हुआ है। तो आधा के लिए क्या करेंगे? कहेंगे सर आधा के लिए भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है 14.4 में 2 का भाग दे लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा भरी हुई टंकी का आयतन नहीं पूछ रहा है, उसमें जल का आयतन वो पढ़ रहा है कि आधा भरा हुआ टंकी, आधा भरा हुआ, इसलिए 2 का भाग दे लेंगे यहाँ पे। तो 2 एकम 2, 2 7 14, फिर यहाँ पे 2 दूना 4। ठीक है, तो हो जाएगा 7.2। किसी ऑप्शन में देखिए 7.2 दिया गया है कहीं पे? हाँ सर यहाँ पे दिया है 7.2, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे पूछा है जल का आयतन। तो जल का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? चूंकि टंकी घनाभ की जैसी होती है तो घनाभ का आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। घनाभ के आयतन का फार्मूला था L × B × H। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करके यहाँ पे निकाल लिए, तो 14.4 आ गया। ये 14.4 जल का आयतन आ गया। ठीक है, यही जो घनाभ का आयतन है वही जल का आयतन आ गया। क्या आ गया?
जल का आयतन आ गया, लेकिन ये पूरे टंकी में जल का आयतन है, तो आधा के लिए भाग दे देंगे तो 7.2 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूपीटीटी का अगला प्रश्न है, पूछा गया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न को देख करके घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्जाम में 30 के 30 प्रश्न यूपीटीटी 2026 में आएंगे सब कठिन ही आएंगे। नहीं नहीं नहीं, 30 प्रश्नों में आप देखिएगा 10 प्रश्न बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान। चाहे मैथ कोई एकदम जीरो से भी स्टार्ट करके पढ़ रहा है ना, तब भी वो सही कर लेंगे आप, ठीक है। लेकिन जो उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट आते हैं, 10 कठिन आते हैं, तो 15-20 तो आराम से आप सही कर सकते हैं, एकदम आपका बेसिक अगर क्लियर है तो। अगर आप यूपीटीटी के प्रीवियस पेपर भी कर लिए ना, तब भी आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। क्या शानदार चीज पूछा है। दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा देखे होंगे, हाँ सर देखे हैं। क्या होती है, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं में बिछाई जाती हैं, ठीक है। रेल की पटरियां जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो आगे चल करके कहीं पे भी ना मिले, यानी इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है ये समान रहे हमेशा। यानी ये दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की ये दूरी है हर जगह क्या हो, समान हो, यानी आगे चल करके कहीं पे मिले ना। तो पूछा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। तो न ही घटती है और न ही बढ़ती है, न ही घट बढ़ सकती है, हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। याद रखिएगा, टू पैरेलल लाइंस डिस्टेंस बिटवीन आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कोण से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका कॉन्सेप्ट हम यहीं पे क्लियर करेंगे। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। क्या ये न्यून कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, सम कोण कहलाएगा या प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। देखिए इसका एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। कोण का कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा आप आसानी से सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखे होंगे आप लोग जो है कि ये देखिएगा, यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं जब कोण बनाने के लिए दिया जाता था, और ये हमारे पास क्या था, 90 डिग्री हुआ करता था। फिर जब हम आगे आते थे तो यहाँ पे 180 डिग्री होता था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता था हमारा, ये 270 डिग्री हो जाता था। फिर चलते चलते यहीं पे आ जाते थे तो ये 360 डिग्री हो जाता था। अब आपको देखिए, आप एक चीज पता होगा, ये जो 0 डिग्री का कोण होता है इसको शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कोण हम लोग कहते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। इसी तरीके से 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम रहेगा, यानी इसके बीच का ये जो कोण रहेगा इसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है, 0 से अधिक रहेगा, 90 से कम। और ये जो 90 डिग्री का कोण है, केवल 90 डिग्री के कोण को सम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम कोण कहते हैं। और 90 से अधिक रहेगा, 180 से कम रहेगा, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग स्थूल कोण। क्या कहते हैं, स्थूल कोण कहते हैं। और अगर 180 डिग्री का ही कोण है, क्या भाई, केवल एक मतलब 180 डिग्री का ही कोण है, तो इसको हम लोग सरल कोण, सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज कोण हम लोग कहते हैं। और 180 से अधिक है, 360 से कम है, ठीक है, यहां तक है, तो इसी को कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, या इसी को कहा जाता है बृहत कोण। क्या कहते हैं, बृहत कोण कहा जाता है। और अगर ये पूरा, यानी देखिए 0 से लेकर के, 0 से चल करके यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 90 है और ये आपका क्या है 180 है, ये 270 है। यहां से चल करके अगर यहाँ तक पहुंच गए पूरा कंप्लीट, तो ये संपूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का होता है। तो ये कुछ कोण थे जिनके बारे में आप जान गए होंगे, नोट कर लीजिए, जान लीजिए। अगर 0 डिग्री का कोण है तो उसको शून्य कोण कहेंगे, 0 से अधिक है और 90 से कम है तो न्यून कोण है, केवल 90 है, केवल 90 है तो सम कोण है, 90 से अधिक है, 180 से कम है तो अधिक कोण या स्थूल कोण कहेंगे, और 180 डिग्री का कोण है तो सरल कोण या रिज कोण कहेंगे, और 180 से अधिक और 360 से कम है तो प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण कहेंगे।
और ये पूरा अगर 360 है, पूरा एक सर्कल है, एक सर्कल, तो इसको संपूर्ण कोण कहेंगे। तो यहाँ क्या है 270 डिग्री माप का कोण, तो यहाँ पे न्यून कोण तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, समकोण 90 का होता है, अधिक कोण भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण। तो इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपने ग्राफ को समझ लिया तो कोण का कोई भी क्वेश्चन आएगा, पूछेगा न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है कि ऋज कोण है कि प्रतिवर्ती कोण है कि संपूर्ण कोण है कि बृहत कोण है कि स्थूल कोण है, कोई भी या शून्य कोण है, जो कोण पूछेगा आप बता लेंगे यहां से, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये लीजिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में ल सा पूछा गया, आज भी ल सा पूछा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रश्न 108 और 144 का ल सा होगा। ल सा मीन्स हो जाएगा इसका एलसीएम हमसे पूछ रहा है। एलसीएम कैसे निकालेंगे सर इसका? तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे आपका जो है अभाज्य गुणनखंड से। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे बना लेंगे, हाँ सर बना लेंगे। इन दोनों को लाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 108 और यहाँ पे लाएंगे 144। अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। दो से देखेंगे, दोनों में से दो से कौन कैंसिल हो रहा है, या दोनों में से कोई एक भी कैंसिल होगा तभी करेंगे कट। यहाँ पे दो से कैंसिल करेंगे, देखिए 2 5 10, 2 चौको 8। इसको चेक करिए कट रहा है, हाँ सर 2 7 14, 2 दूना 4। फिर दो से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, फिर देखिएगा 2 दूना 4, 2 7 14। इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 छक्का 12। फिर दो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 27 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर दो से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 27 हो जाएगा। यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा। देखिए दोनों में से कोई भी कैंसिल होगा, कोई भी कटेगा, उसको कैंसिल करते रहेंगे। अब ये देखिए दोनों 2 से नहीं होंगे, तब आगे बढ़ के 3 से चेक करेंगे। चलिए 3 से चेक करते हैं। 3 9 27, 3 तरीके 9। फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 तरीके 9, यहाँ पे 1। यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे 1 और 1। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक आपको कैंसिल करते रहना है। तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम निकालना हमें है, सबका गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, यहाँ तक 48 आ गया। और ये 3 तरीके 9, 9 का इसमें गुणा कर लीजिए। 9 8 72 को 2 हो गया, 7 कैरी हो गया। 9 चौको 36 और 7, 36 और 7 कितना होगा? 36 और 7 43, 432। यानी हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 432 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम हम निकालते हैं। किसी ऑप्शन में दिया है 432, यहाँ पे दिया है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा है यहाँ पे? प्रश्न पूछा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। ये कौन सा त्रिभुज है? आपको पता है त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों भुजाओं का माप दिया है। एक का 5 दिया है, एक का 12 दिया है, एक का 13 दिया है। तो कह रहा है ये किस प्रकार का त्रिभुज है? क्या ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है? तो मैं कह रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज है। आप कहेंगे सर कैसे? कैसे सर, आपने तो बताया ही नहीं कि सर ये समकोण त्रिभुज है। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे पता है कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है भाई? ट्रिपलेट। ये क्या होता है भाई? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट लगता है। अगर किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं अगर ये दी गई हैं तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होगा। कौन कौन से? यहाँ पे देखिएगा 3 4 5 दिया है। कोई त्रिभुज की अगर भुजा 3 4 5 दिया है तो निश्चित समकोण त्रिभुज होगा। तो 3 4 5 आपको ट्रिपलेट याद कर लेना है, ठीक है। अभी इस क्लास में हम आपको याद करा देंगे, इसलिए मैं कहूंगा एक नोट्स जरूर बनाइएगा, एक रफ कॉपी रखिए अपने पास। कोई नई जानकारी मिले, नई इंफॉर्मेशन मिले, उसको नोट कर लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होगा तैयारी करने का और बाद में आपको काम आएगा। नहीं तो अभी आप क्लास देख रहे हैं, अभी आपको पता है कुछ समय बाद चीजें दिमाग से उतर जाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज लिख दी जाती है तो हमेशा के लिए हो जाती है, और अपने से लिखी हुई चीज सबसे बेस्ट होती है। तो आप जानते होंगे आज से 50 साल पहले की चीजें जो लिखित हैं आज भी कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन जो चीजें कंप्यूटराइज होती हैं, सीबीटी होते हैं, फोन में सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कभी नहीं सीमित होती। तो आज से साल भर 2 साल बाद चीजें खराब हो जाती हैं, अपडेट होता है कोई चीज तो नहीं मिलता है। तो अपना एक रफ कॉपी बना लीजिए, उसको रफ कॉपी पे जरूर लिखिए और हफ्ते में एक बार देख लीजिए क्या क्या हमने पॉइंट्स पढ़ा था। जैसे ट्रिपलेट के बारे में बताते हैं यहाँ पे, जैसे 3 4 5 हो गया,
अगर किसी त्रिभुज के ये तीनों भुजाएं दी हैं 3 4 5, तो निश्चित रूप से वो समकोण त्रिभुज होगा आपका। अब 5 से आगे चलते हैं, किस पे समाप्त हुआ है 5 से, तो 5 से याद कर लेंगे, 5 12 13, ठीक है। 5 पे समाप्त हुआ, आप 6 पे चलते हैं, तो 6 8 10, ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 8 10। 6 समाप्त हुआ 7 से, 7 24 25, ठीक है। 7 समाप्त हुआ 8 से, 8 15 17, 8 15 17। 9 पे समाप्त हुआ तो 9 40 41, 8 पे समाप्त हुआ है। और 10 से नहीं, 11 60 61, ऐसे कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ट्रिपलेट है जिसको आपको याद कर लेना है। तो अगर किसी त्रिभुज की ये भुजाएं दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न में कहा है कि 5 12 13 दिया है कि नहीं। देखिए 5 12 13 दिया है कि नहीं दिया है, तो ये निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होगा। तो जो ट्रिपलेट का रोल है ये समकोण त्रिभुज पे ही लगता है। ट्रिपलेट मतलब इसमें 3 लोग रहते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, जिसपे ये त्रिभुज टिका रहता है, जो जमीन पे, उसको आधार कहते हैं। जमीन को ही तो आधार कहते हैं। और ये जो होता है ये लंब होता है, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि ये जो कर्ण होता है ये हमेशा तीनों में सबसे ज्यादा होता है। जैसे 5 12 13 में ये जो 13 है ना, ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है। जो सबसे ज्यादा रहेगा, जो सबसे ज्यादा भुजा रहेगी, मतलब जो वैल्यू रहेगी वही कर्ण कहलाती है। तो इसमें ये इसका मान आपका क्या रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं। बाकी या तो आप इसको 5 रखिए, इसको 12 रखिए, या इसको 12 रखिए या 5 रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका समझ गए होंगे ट्रिपलेट, इसको लिख लीजिए। अगर ये कहीं पे है तो ये निश्चित रूप से आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीटीटी 2000 आपका 11 का अगला प्रश्न है। मैंने कहा ना मैं आपको पूरा पेपर कराऊंगा। 2011 से स्टार्ट किया हूं और आपको 2011 से स्टार्ट मैंने किया है, 2022 तक पूरा मैथ का पेपर कराऊंगा। अगर आपने इन सभी पेपर्स को कर लिए, 10 साल के पेपर्स को, तो देखिए आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीटीटी परीक्षा में। और आप नोट्स जरूर बनाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। कोई नई जानकारी मिले, नई इंफॉर्मेशन मिले, जरूर लिखिएगा। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रश्न की 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सर ट्राई मींस क्या होता है। तो देखिए अगर कहीं पे ट्राई लिखा है उसके मतलब होता है 3। ट्राई मींस क्या होता है, 3। और साइकिल मींस होता है पहिया। क्या मींस होता है, पहिया। तो कह रहा है कि 9 ट्राई साइकिल में कितना गो पहिया होगी, 9 ट्राई साइकिल में कितना गो पहिया होगी। तो ट्राई मींस क्या होता है, तो ट्राई मींस सर 3 होता है। कितना होता है सर, 3 होता है। तो 9 गो ट्राई साइकिल है, तो 9 गुणे 3 कर लेंगे। कितना भाई, 9 गुणे 3। तो एक ट्राई साइकिल में 3 पहिया, तो 9 गो ट्राई साइकिल में 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 त्रिक 27, यानी 27 पहिया हो जाएंगी, आपका सही आंसर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस आपको ये जानना है कि ट्राई कहीं पे लगा है उसका मतलब होता है 3। अगर यही बाई कह देता, बाई, बाई मीन्स होता है 2, लिख लीजिए, नहीं जानते हैं तो कहीं पे लिखा है बाई, बाई मीन्स होता है 2, ठीक है। बाई मीन्स क्या होता है, 2। कहीं पे लिखा है मोनो, मोनो मीन्स होता है 1। मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है, मोनो मीन्स एक होता है। ये जानते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह देता 9 मोनो साइकिल में, तो 9 गुणे 1 कर दे, बोलता 9 बाई साइकिल में, तो 9 गुणे 2 करते, 9 ट्राई साइकिल कह रहा है तो 9 गुणे 3 कर लेंगे, ठीक है। 27 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल। यहाँ पे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, अगर जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप चलेंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर बताऊंगा, चाहे मैथ आपका कितना भी वीक हो, आप बस क्लास अटेंड करिए मेरी, ठीक है। धीरे धीरे मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा रुचि भी आपकी जागृत होगी, चाहे मैथ आपका एकदम जीरो भी क्यों ना हो। बस स्टार्ट करिए मेरे क्लास से, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। और धीरे धीरे आप खुद क्वेश्चन को लगाने लगेंगे, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया है, तो शेष रस्सी की लंबाई बताइए। आप लोग मुझको ये बताइएगा, जैसे मैं आपको दे दूं 5 मीटर रस्सी, कितना दे दूं भाई, मैं इसके जगह दे दूं 5 मीटर रस्सी, और मैं कह दूं
इसमें से 3 मीटर रस्सी को काट लिया गया है, तो शेष रस्सी कितनी बचेगी? तो 5 मीटर रस्सी थी, 3 मीटर रस्सी उसमें से काट लिया गया, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर कैसे आया भाई, कैसे आया? आप कहेंगे सर 5 में से 3 को घटाए हैं तभी तो 2 आया है। तो ये जो काटा गया है मतलब माइनस किया गया है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, घटाना करना है, बस उसने डिजिट चेंज किया है, करा है इतने मीटर लंबी रस्सी से इतना मीटर काट लिया गया है, मतलब इसमें से इसको क्या कर देना है, घटा देना है। सिंपल सी बात है। कैसे घटाएंगे सर? तो ये देखिए, एक है आपका मिक्स फ्रैक्शन, यानी आप इसको उचित भिन्न में आप बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं? देखिए, इसका रूल ये है कि 2 का इसमें गुणा करते हैं पहले। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो मतलब 2 गुणे 10 यानी 10 दूना 20 हो जाएगा, और इसको इसमें प्लस करते हैं। तो जहां पे 10 सही 1/2 है, वहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ पे 10 दूना 20 और 21/2 लिख सकते हैं। लिख लिए? हाँ सर, लिख लिए। सेम वही चीज है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौक को 32 और ऊपर वाले को इसमें जोड़ते हैं, तो 8 चौक को 32 और 5 37, तो 37 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। क्या करेंगे, घटाने का साइन लगाएंगे और एलसीएम निकालेंगे। भाई भिन्न का जब सवाल आता है तो एलसीएम ही तो निकालते हैं, तो एलसीएम चलिए निकालते हैं। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 और 8 का जो लस होगा ना सर, एलसीएम 8 होगा। इसका इसमें भाग देते हैं, चलिए भाग दे लेते हैं। 2 का भाग 8 में दीजिए, किससे 4 बार जाएगा, तो 2 चौक को 8, जितनी बार भाग जाती है उसका ऊपर वाले में गुणा करते हैं। तो 4 बार भाग गई है, 4 का 21 में गुणा करिए, 21 में आप 4 का यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 8 का भाग 8 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 37 में करेंगे तो 37 हो जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे ये इसने इसको हासिल दे दिया था, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। 47/8 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 47/8 दिया ही नहीं है, क्या करेंगे सर, क्या करें सर? तो इसको भी हम लोग भिन्न में बदलेंगे, ठीक है, सही भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे भाई? 47 में 8 का भाग दे लेंगे, क्या दे लेंगे, भाग दे लेंगे। तो चलिए भाग देते हैं, 8 5 40 और 8 6 48, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा 6 टाइम में, तो 8 5 40 करते हैं, 8 5 जा 40 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा। कहेंगे सर इसको इसको सर हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जितनी बार भाग गई है बस ऐसे आप इसको बना लीजिएगा, और ये जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख लीजिएगा, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जहां पे हमारा 47/8 था उसके जगह ये हो जाएगा 5 सही 7/8, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको लगा लेंगे, बहुत ही सिंपल आसान है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास 113 नंबर का प्रश्न, ये तो बहुत ही आसान है, भाग दिया गया है, सिंपल से भाग है। यहाँ पे कह रहा है ना कि मान ज्ञात कीजिए, तो 37.188 में कितने का भाग देना भाई, 3.6 का भाग यहाँ पे देना है। तो एक काम करना है, नीचे दशमलव नहीं रहना चाहिए, नीचे का दशमलव आप हटा दीजिए। तो कहेंगे सर नीचे कितने स्थान पे दशमलव? सर एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव है सर, तो नीचे एक स्थान पे है तो 10 का नीचे भी गुणा कर लीजिए 10 का ऊपर, दशमलव को हटाने के लिए। तो यहाँ पे जब हटाने के लिए करेंगे तो 37,188 हो जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ पे लग जाएगा, बटे यहाँ पे 36 है, यहाँ पे जीरो, दशमलव हम बाद में लगाएंगे, अभी लगाएंगे दशमलव। यहाँ पे कितने स्थान पे, 3 स्थान पे, तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे कितने स्थान पे, एक स्थान पे, तो एक, नीचे आपका 36 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, 36 बचा। तो इस 36 का हम लोग इसमें भाग दे लेंगे 37.180 में, भाग ले जाइए भाई, एक बार जाएगी, 36 से कब 36 हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको उतार लेंगे, एक को उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, फिर एक उतारेंगे, हाँ एक उतारेंगे तब जीरो बढ़ाएंगे, सॉरी, यहाँ पे फिर दशमलव बढ़ा लेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 3 बार जाएगी, तो 118 हो जाएगा, कट जाएगा आपका, ठीक है, हाँ यही ना, कट जाएगा आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 को उतार लेंगे, दशमलव बढ़ाए थे, जीरो को उतार लेंगे, ठीक है। तो कितना बार भाग जाएगी, 36 दूना 72, 2 बार 3 बार भाग लीजिए, 7 3 18, 3 3 9 1 10, कहीं पे एरर हो गया है क्या भाई, 6 3 18, 3 3 9 1 10 गलत हुआ है, 6 3 18, 3 3 9 1 10 होगा ना, यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये सब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 3 बार फिर भाग चले जाएगी, 108 हो जाएगा, भाग आप लोग दे लीजिएगा। वैसे आंसर आपका 10.33 है, सिंपल सी भाग थी, आराम से हम लोग भाग दे लेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यूपीटीटी का, और यह प्रश्न थोड़ा सा परेशान किया था, 2011 पेपर में आया, तो यही एक ऐसा मात्र प्रश्न था जिसने लोगों को हिला दिया। ठीक है, यह प्रश्न थोड़ा सा बेहतरीन लेवल का प्रश्न था, सोचने पे, थोड़ा सा थिंकिंग करने पे आया प्रश्न। देखिएगा प्रश्न क्या है आप पे, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? किसके किसके बीच पूछ रहा है, तो 999 और 3000 के बीच कितने अंक की, 4 अंक की। तो इसके और इसके बीच पूछ रहा है, तो इससे आगे बढ़ेंगे, तो जब इससे आगे बढ़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। अरे भाई 999 से आगे जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसके पीछे जाएंगे क्योंकि बीच में पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में 999 और आपका 3000 के बीच में, तो 3000 के बीच में देखा जाए तो यही तो होगा इसके बीच में, 999 के बाद 1000 और 3000 के पीछे 2999 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो कह रहा है कि इसके इसके और इसके बीच में कितने अंक की, 4 अंकों वाली, कितने अंक वाली, 4 अंक वाली। देखिए 4 अंक का ये भी है, 4 अंक का ये भी है, तो कह रहा है कितनी संख्याएं हैं, कुल कितना संख्याएं, गिन लेंगे कभी, गिन पाएंगे यहाँ पे, नहीं सर। ठीक है, चले भाई। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं 2 तरीका बता रहा हूँ, एक सूत्र भी बता दे रहा हूँ और एक आपका कॉन्सेप्ट के बेस्ट पे भी बता रहा हूँ। जैसे आप 1000 है, 1000 से पहले आप चलिए जो है 1999 तक, जब यहां तक चलेंगे तो आपको मिलेगी 1000 संख्याएं। जब आप 1000 से लेकर के 1999 तक चलेंगे आप, तो आपको मिल जाएगी आपको 1000 संख्याएं। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 1000 संख्याएं 4 अंक की मिलेंगी। फिर आप 1999 से लेकर के 2999 तक हमको पहुंचना है, तो इसके बीच में भी आपको 1000 संख्या मिल जाएगी। तो टोटल कितने, 4 अंक की मिल जाएगी, 2000 संख्या आपकी 4 अंक की हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। या एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको लिख लीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, जब आपसे प्रश्न पूछे, एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या दी हो, पूछे दोनों के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी, 4 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, तो उसमें एक फार्मूला होता है अंतिम अंक। क्या लिखते हैं भाई, अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक, पहला अंक, अंतिम अंक माइनस प्रथम मतलब पहला अंक, सॉरी, अंतिम अंक माइनस पहला अंक +1। कुछ करना नहीं रहता है, जो इसमें अंतिम अंक होता है। अंतिम अंक कौन है, ये मत सोच लीजिएगा कि सर 999 से अंतिम अंक ये है, पहला अंक ये है, नहीं नहीं भाई, ये तो कह रहा है कि इसके इसके बीच में ना, तो पहला ये और अंतिम ये नहीं हुआ, पहले ये चेक करेंगे कि 999 और 3000 के बीच में कौन है। तो पता चला कि सर 999 और 3000 के बीच में 1000 से स्टार्टिंग होगी और 2999 तक हो जाएगी। ठीक है, यही दोनों बीच में हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो ये आपका पहला अंक ये है, पहला ये है, और अंतिम आपका ये कहलाएगा। और गलती से भी पहला इसको मत करिएगा अंतिम, क्योंकि बीच में पूछ रहा है, बीच में, तो बीच वाले को संख्या को निकालेंगे। तो पहला ये हो गया, अंतिम ये हो गया, तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। तो अंतिम कितना हमारे पास है, 2999 है, माइनस पहला कितना भैया, 1000 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1000। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2999 और 1000, तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे इसमें, 3000 माइनस 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2000। तो इस तरह का जब फार्मूला है, तो अंतिम में से, ये जो अंतिम में से पहले वाले को घटा के +1 उसमें चिपका दिया करिए। ठीक है, अंतिम में से पहले को घटा करके अंतिम में से पहले को घटा लिया करिए, +1 उसमें अलग से जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये आया था क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास, हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट भाई। हाँ, 115 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 115 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। यानी वह कौन सी संख्या है चारों में से जिसका इसमें भाग देने पे कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो सिंपल सी बात है, अब भाग दे लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 9361 में आप भाग देंगे, पहले 19 का भाग देकर देखेंगे क्या कोई शेषफल बच रहा है, क्या नीचे कोई शेषफल बचेगा, तो हाँ इसमें शेषफल बच जाएगा। इसमें जब आप 9361 में आप 17 का भाग दे के देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपका शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा।
13 का भी भाग देंगे यहाँ पे तो इसमें भी शेषफल आप बच जाएगा, नहीं तो भाग दे करके देख लीजिएगा, सिंपल सा है। लेकिन जब आप 9361 में आप 11 का भाग देंगे, मतलब किसका भाग देंगे भाई, इसका भाग देंगे, तो देखिए शेषफल बचता है कि नहीं। 11 5 55, 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 13 में से 5 8 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 56 बचा। 11 5 55 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल 1 हो जाएगा, फिर 1 को उतार लेंगे, एक बार भाग जाएगी। तो क्या यहाँ पे कोई शेषफल बचा, नहीं बचा, यानी वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगाएंगे, यही कह रहा था बिना कोई शेषफल के। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। मैं आपको बता दूं जितनी भी परीक्षाएं हुई है 2011 से लेकर के 2022 तक, सभी में इस तरह के प्रश्न आए हैं। यहां तक कि सीटेट में भी एक क्वेश्चन इसका आता है और यूपीटीटी 2026 में एक प्रश्न आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना इसकी है, एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कैसा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है भाई शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो जब भी प्रश्न में कितना कहे, क्या कहे, कितना कहे, तो सिंपल सी बात है भाग दीजिएगा। क्या दीजिएगा, भाग आपको देना है। क्या देना है, भाग। जैसे कह दे, मैं आपसे कह दूं 8 में कितने 2 हैं, 8 में कितने 2 हैं, क्या मैंने पूछा, 8 में कितने 2 हैं, कितने 2 हैं। कहेंगे सर रुकिए रुकिए सर, आपने कितना कहा है ना, तो हम 8 में सर 2 का भाग दे लेते हैं। 2 चौको 8, सर 8 में ना 4 गो 2, 4 गो 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ कह रहा है 1 सही 1/2, तो पहले इसको सही भिन्न में आप बदलिए। क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 2 1 कम 2 और इसको इसमें जोड़ते हैं 3, तो इसके जगह 3/2 रख लेते हैं। यहाँ इसने कहा है कितने, कितने का मतलब यहाँ पे भाग देंगे। भाई मैंने क्या कहा, जब भी प्रश्न में कितना कहेगा तो भाग ही तो देंगे। हाँ सर भाग देंगे। आधा कैसे लिखते हैं, सर आधा ऐसे लिखते हैं 1/2, यानी 1/2 यहाँ पे कर लेंगे, हो गया। हाँ सर, फिर 3/2 हम यहाँ पे करेंगे। रूल ये कहता है कि भागे को गुणे में बदल देते हैं, नियम है भाई। भागे को किस में बदलते हैं, गुणे में बदलते हैं। तो जब ये भागे गुणे में बदलता है ना, तो ये जो बाद वाली भिन्न है ना, पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यहाँ 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगी। ऐसा शौक मत हो जाए सर क्यों हुआ है, यहाँ पे सर ना भागे था तो रूल है कि भागे को हम गुणे में बदल देते हैं। तो भागे को जब गुणे का साइन यहाँ पे लगाएंगे तो 1/2 था 2/1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर केवल बचा यहाँ पे 3, नीचे क्या बचा 1, तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कहीं पे है 3, कहीं पे 3 है, हाँ सर यही तो है 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में बात आ गई होगी, बिल्कुल करेक्ट, हाँ सर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न, और यहाँ पे आपको कैसे लगाना है। देखिए 117 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 44 - 7 + 43 गुणे 2 - 87, 44 - 6 + 43 × 2 - 87 इसका मान है। तो देखिए जब इस तरह का प्रश्न आता है ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2026 में आएगा इसका। तो जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें आपसे गलती होने की बहुत ज्यादा चांस होती है। तो इसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूं, आप पेपर पेन उठाइए, इसको जरूर लिखिए। बॉडमास रूल, कौन सा रूल, BOD, बॉडमास, बदमाश, बॉडमास ऐसा, ठीक है। चलिए भाई नहीं लिख आते भाई, बहुत ज्यादा बदमाश हो गए हो, तो यही है बॉडमास रूल। तो देखिए बी से क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे कौन होता है भाई, पहले नंबर पे आपका ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पे ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ मींस क्या होता है, का लगा रहता है, क्या लगा रहता है, कहीं पे का। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा डिवीजन आता है, डिवाइड, 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 डिवाइड मींस होता है भाग को सॉल्व करते हैं तीसरे नंबर पे। भाग के बाद चौथे नंबर पे आपका मल्टीप्लाई आता है। कौन आता है, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद आपका पांचवें नंबर पे ऐड, मतलब जोड़ को। और इसके बाद अंत में हम क्या करते हैं, छठवें नंबर पे घटाना को शामिल करते हैं। सब्सट्रैक्ट वही घटाना है, ठीक है। चलिए तो पहले आप ये चीज ये चेक करिएगा इस प्रश्न में, क्या कहीं पे ब्रैकेट है, नहीं सर है। कहीं पे ऑफ है, नहीं सर है। कहीं पे डिवाइड है, भाग का चिन्ह है, नहीं सर है। मल्टीप्लाई है, हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि पहले ही आप जो है कि 6 + 43 कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों भाई, पहले रूल के हिसाब से पहले गुणा
उसके नीचे जोड़ है, फिर नीचे घटाना है, तो पहले गुणा को करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 44 है, 44 रहने देंगे, -6 है, प्लस यहाँ पे इन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में गुणा है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 4 दूना यहाँ पे 8 हो जाएगा, -87 हो जाएगा इस तरह से। अब क्या भाई, अब यहाँ तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में बड़ा कौन है, ऐड करेंगे पहले। तो देखिए किसके किसके पास प्लस है यहाँ पे, तो हमारे पास देखिए इसके पास प्लस है और इसके पास भी प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 86 और 44, तो 6 और 4 10 हो गया, 8 4 12 1 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है 6 है, इसके बाद यहाँ पे -87 है। तो ऐसा मत सोचेगा कि ये माइनस से माइनस है तो घटा लेंगे। आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर समान चिन्ह होते हैं तो उनको जोड़ते हैं, जैसे दोनों के पास प्लस होगा या दोनों के पास माइनस है तो जोड़ लेते हैं। तो बताइए 87 और 6 को जोड़िए, तो 7 और 6 13 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा साइन लगाएं, तो बताइए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, कौन ज्यादा है 87 की 6। आप कहेंगे सर 87 ज्यादा, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। अब रूल ये है कि इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस है, घटाना करेंगे तो यहाँ पे 130 रुपए में से 93 रुपए घटा लेंगे, तो पता है 30 रुपए इधर का और 7 रुपए उधर का, 37 रुपए हमारा बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इस तरह से लगा लेंगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है। इसके लिए भी मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, मैंने कहा ना भाई आप रफ जरूर नोट जरूर बना लीजिए मैथ का, एक एक चीज बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं और एक एक चीज आपको समझना होगा, पॉइंट समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, लगा पाएंगे। चलिए, कह रहा है यहाँ पे कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये परिसीमा क्या होती है, सर समझ में बात नहीं आई, सर परिसीमा क्या है बताएंगे सर। यहाँ पे देखिएगा, जब भी प्रश्न में आपसे कहे परिसीमा, या इसका नाम आप सुने होंगे पढ़े होंगे गणित, तो परिमाप का नाम, हाँ सर सुने हैं, परिमाप कह दे या इसी को कह दे परिमिति, क्या कहता है, परिमिति कहता है, या इसी को कभी कभी परिधि भी कह देता है, वृत्त के लिए परिधि का नाम हो जाता है। ठीक है, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं पेरीमीटर, क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको तो सुने होंगे, ये प्रचलित है सर कि परिमाप कैसे निकालते हैं, वही चीज है, परिसीमा, परिमाप, परिमिति, परिधि, पेरीमीटर। ठीक है, किसकी भाई, वर्ग की। तो वर्ग क्या होता है, ये वर्ग हमारे पास है, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हमारे पास क्या है, वर्ग है, इसकी चारों भुजा क्या है भाई, आपस में बराबर होती है। इसका पूछ रहा है परिमिति। तो देखिए किसी भी चीज का अगर आपको परिमिति आज के बाद पूछा जाएगा तो कोई भी सूत्र, कोई भी फार्मूला आप याद मत करिएगा, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं, किसी भी चीज का परिमाप पूछा जाएगा आप आसानी से निकाल लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, कह रहा है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाली, यानी ये जो वर्ग है इसका जो प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक भुजा कितनी, 8.2 है, मतलब ये 8.2 ये भी है, 8.2 ये भी है, 8.2 ये भी है, 8.2 ये भी है। ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है, परिसीमा पूछ रहा है, परिसीमा, परिसीमा मतलब परिमाप पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए परिसीमा, परिमाप, परिधि जो कुछ भी पूछा जाए तो आप एक स्थान से चलना स्टार्ट करिए, वही उसी स्थान पे पहुंच जाएंगे तो उसका परिमाप हो जाएगा, परिमिति परिसीमा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट किया चलना, यहां तक गया, कितना मैंने चला, 8.2 चला, फिर मैं यहां तक आया +8.2 मैं चला, फिर यहां तक आया मैं +8.2 चला मैं, फिर यहां तक गया, जहां से चला तो वहीं पहुंच गया +8.2। तो यही इसकी परिमिति हो जाती है, परिसीमा हो जाता है, परिमाप हो जाता है। खेत का परिमाप निकालना है, आप खेत के एक कोने से स्टार्ट करिए चलना, उसी कोने पे आ जाइए, उसका परिमाप हो जाएगा। जहां से आप चले थे वहीं पे अगर आप आते हैं तो उसका परिमाप होता है। तो यहाँ पे हम आराम से परिमाप निकाल लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। हाँ सर, देखिए 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32 हो जाएगा। 32.8, 32.8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका परिसीमा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसकी परिसीमा निकालनी है तो इसके एक कोने से दूसरे कोने पे जाएंगे, दूसरे कोने से मतलब जहां से चले थे वहां पे आ जाएंगे, परिसीमा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर क्या इसका कोई फार्मूला है क्या। हाँ है, बिल्कुल फार्मूला है। इसका एक फार्मूला भी है वर्ग के परिमाप का। वर्ग के परिमाप मतलब परिसीमा का एक फार्मूला है, क्या होता है, भुजा इंटू 4,
साइड इंटू 4 होता है, तो साइड कितनी थी यहाँ पे 8.2 थी, गुणे 4 कर लेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौको 32, 32.8 सेंटीमीटर। यहां से भी आंसर आपका हो जाएगा। तो ये सूत्र है, आप चाहे तो सूत्र से निकालें, चाहे मैंने ये तरीका आपको बता दिया। जब भी प्रश्न में कहे, बहकाया है इसने प्रश्न में, अगर यही चाहता तो परिमाप पूछता तो ज्यादातर लोग इसको लगा लिए होते, लेकिन पूछा होगा परिसीमा, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए कि सर परिसीमा क्या होता है। तो सब कुछ यही है, मैं यही कह रहा हूं आपको, कोई नई जानकारी मिले, नई इंफॉर्मेशन मिले, आप रफ कॉपी पे उसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए भाई आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये रहा आपके पास, इसके बाद ये अंतिम प्रश्न है, 2011 पेपर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद 2013 पेपर का आगाज होगा, स्टार्टिंग होगी, ठीक है। 2012 में यूपीटीटी की परीक्षा नहीं हुई थी, 2011 के बाद 2013 में हुई थी। 2013 के गणित के प्रश्नों को हम लेकर के इसके बाद वाली क्लास में आएंगे, और डेली आपको शाम को 8 बजे क्लास मिलती है मैथ की। आप पूछते हैं ना सर कब मैथ की क्लास होगी, तो शाम को 8 बजे ही मिलेगी आपको क्लास। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए बैच को, और नंबर अभी हम दे देंगे आपको, ठीक है। आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न को पहले देख लेते हैं, ये प्रश्न को आपको लगाना है, ये वाला तो हो गया था। हाँ ये देखिएगा कितना सिंपल प्रश्न है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लगाएंगे, प्रश्न को लगा लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, टीन का बर्तन है उसमें 20 लीटर पेट्रोल है, कह रहे हैं कि रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। एक हमारे पास एक टीन का बर्तन है, इसमें पेट्रोल भरा है, क्या भरा है भाई, पेट्रोल भरा है, और टोटल कितना पेट्रोल भाई भरा है, ये टोटल हमारा पेट्रोल इसमें भरा है 20 लीटर पेट्रोल है। कितना भाई है, 20 लीटर पेट्रोल है। इसमें कहीं ना कहीं से रिसाव है भाई, इस रिसाव के कारण जो कुछ पेट्रोल जो है आपका 3 लीटर पेट्रोल, 3 लीटर पेट्रोल जो है रिसाव के कारण जो है हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है। तो कह रहा है टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल बचा है। तो मैं आप प्रतिशत की मैं बात छोड़ दे रहा हूं, आप लोग एक चीज बताइए, 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई, तो कितना बचा पेट्रोल। आप कहेंगे सर हमारे पास 17 लीटर बचा, बचा कि नहीं भाई, यहाँ पे 20 लीटर था, 3 की लॉस हो गई, 17 लीटर बचा, तो इतना बचा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत बचा, तो देखिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ये देखना होता है कितना बचा है, कितना बचा है, तो कितना बचा है, 17 बचा है, 17 बचा है, अपान का साइन लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा, कितना बचा हमारे पास है, 17 बचा है। पहले कितना था, 20 था, पहले कितना था, जो पहले था, जितना टोटल पहले था उसको नीचे रखेंगे भाई, 3 लीटर का नुकसान हुआ, 17 बचा, 17 सर हमारे पास बचा। यहाँ भी पूछा है ना कितना प्रतिशत, कितना लिख लूं भाई, कितना भाई, कितना प्रतिशत, तो कितना बचा भाई, 17 लीटर बचा। कितना टोटल था, नीचे सर पहले 20 लीटर था, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत का मतलब ये होता है 100। कितना बचा, 17 बचा था, पहले कितना था सर, पहले टोटल 20 था, 20 में से 17 बचा है, प्रतिशत बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, आराम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 एक का 20, 20 पांचे 100 हो जाएगा, और 17 पांचे 85, यानी 85% हमारा क्या बचा है यहाँ पे भाई, पेट्रोल अभी भी बचा हुआ है। इसमें कितना प्रतिशत, 85% अभी बचा हुआ है, परसेंटेज में, लीटर में 20 लीटर बचा हुआ है। नुकसान कितना हुआ भाई, 3 लीटर हमारा नुकसान हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे कितना भाई है, 85% हमारा हो जाएगा, ठीक है। नुकसान कितना हुआ है, 15% हो जाएगा, 100% था, 85 बचा हुआ, 15 नुकसान हुआ, मतलब ये 3 लीटर मतलब 15% आपका लॉस में गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ये रहा आपके पास अंतिम क्वेश्चन 2011 पेपर का। प्रश्न हमारे पास है, देख लीजिए भाई, कह रहा है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, कितना है 20, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न को देख करके बचपन याद आ गया, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, और वैसे भी हमारे अंकल हमको पढ़ाते थे, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बोलते थे हमको लगाने के लिए, तो एक एक नियम से इस क्वेश्चन को हम लगाते थे, और खूब पिटाई भी हमारी हुई है, ठीक है। मैथ के लिए 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन शाम को बोला जाता था, बोलते थे, बैठाते थे, और उस क्वेश्चन को हम लगाते थे, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लगा लेंगे। कह रहा है 3 पेंसिल का दाम 20 रुपए है, कितना भाई, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 3 पेंसिल का जो दाम है ये 20 रुपए है, 20 रुपए है। तो कह रहा है कि 6 दर्जन का
मूल्य बताइए। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पूछ रहा है 3 पेंसिल का दाम 20 रुपए है, तो सबसे पहले आप एक पेंसिल का निकाला करिए। जैसे नहीं कहते कि 5 कलम का दाम 20 रुपए है, तो सबसे पहले आपको एक का निकालना होता है, तभी आप जो जितना आगे का पूछा जाएगा तभी आप निकाल पाएंगे। ये नहीं कि सर एक का नहीं निकाले इतना का निकाल लेंगे, नहीं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में एक एक नियम में क्या होता है कि कह दे इतना का ये इतना है, तो उसमें एक का प्राइस आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 3 पेंसिल का दाम 20 रुपए है, तो यहाँ पे एक का आपको निकालना है। कितने का? एक का। तो अच्छा, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया, मैं आपसे बोलूं कि 5 पेन का जो दाम है वो आपका 20 रुपए है। 5 पेन का दाम कितना है? 20 रुपए। तो एक पेन का बताइए। तो कहेंगे सर 5 पेन सर 20 रुपए का सर मिल रहा है, तो एक पेन सर 4 रुपए का मिल जाएगा। ये 4 रुपए कैसे आया है? जब आप एक पेन का मैं पूछा हूं, जब आप क्या किए हैं, इस 20 में 5 का भाग दिए हैं। क्या दिए हैं? भाग दिए हैं, तभी तो ये आया है। क्या किया भाई? जब आप भाग दिए हैं। तो उसी तरीके से 3 पेंसिल का दाम 20 रुपए है, तो जब एक का पूछा जाएगा तो भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ एक का निकालने के लिए 20 बटे क्या कर लेंगे? 3 का। अब चाहे जितना पूछ ले, 1000 पूछ ले, 2000 पूछ ले, 5000 पूछ ले, जितना पूछ ले, हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, एक का हमको पता चल गया। तो यह जो है, तो अब हमसे पूछ रहा है 6 दर्जन। कितना दर्जन है? 6 दर्जन। आप लोग हमको एक चीज बताइएगा, अगर यहाँ पे 3 पेंसिल है, तो हमने यहाँ पे कितना पेंसिल का निकाला? एक पेंसिल। तो यहाँ पे भी पेंसिल ही होना चाहिए। दर्जन में दिया है ये, लेकिन इसको दर्जन है तो पेंसिल में बदलेंगे। कोई भी चीज एक दर्जन में आपको पता है 12 होती है। कितनी होती है? एक दर्जन में 12 होती है। तो 6 दर्जन में कितना होगी? 6 दर्जन में कितना होगी? 12 गुणे 6 हो जाएगी, मतलब 72 हो जाएगी। तो जहां पे 6 दर्जन है वहां पे 72 पेंसिल लिख सकते हैं। भाई 6 दर्जन में कितने पेंसिल होगी? 72 पेंसिल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 20/3। ठीक है, हम आपको एक चीज बता दें, एक का निकालने के लिए भाग देते हैं, और जब उससे ज्यादा का निकालने की बात करें तो गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 20/3 गुणे 6 दर्जन करेंगे, लेकिन 6 दर्जन नहीं करेंगे सर, 72 पेंसिल कर लेते हैं, क्योंकि 6 दर्जन में 72 पेंसिल है। कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 3 एक कम 3 होगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 24 दूना 48 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि 480 रुपए। कितने रुपए? 480 रुपए आपका आ जाएगा 6 दर्जन पेंसिल का दाम। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात? बढ़िया। हाँ सर, चलिए भाई। तो ये रहा आपके पास। इसके बाद हम लोग करेंगे 2013 पेपर, यूपीटीटी मैथ के 2013 पेपर को देखेंगे। इसके बाद की क्लास होगी वो हमारी तीसरी क्लास होगी। आपको हमारे चैनल पे विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल, अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए। विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल है यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाएं। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी हम आपको बना देंगे। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप इसके पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, अगर यूपीटीटी बैच के सभी प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो हमारे इस बैच से आप ज्वाइन हो सकते हैं। पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर मुझे तो याद नहीं है, टीम का क्या नंबर है, एक मिनट देख लेता हूँ, अभी आपको बता देता हूं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। ये विमलेश कोचिंग क्लासेस टीम का नंबर है, फोन नंबर है, चाहे तो आप इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, जब से ये नंबर है आपका 89 240 22 352। ठीक है, ये विमलेश कोचिंग क्लासेस टीम का नंबर है, चाहे तो इससे आप बात करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 2013 पेपर मैंने आपको करा रहा, सॉरी 2013 पेपर हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे। ठीक है, अपना आप लोग ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, डेली प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और हमारी क्लास से आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर आपको हाइप करने आता तो हाइप भी कर लीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।